टॉपिक है वो आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो अलंकार का अर्थ होता है आपका आभूषण या फिर गहना, उसी को क्या कहा जाता है, शाब्दिक अर्थ के रूप में अलंकार को। क्यों? क्योंकि देखो कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अब देखो शोभा बढ़ाने के लिए क्या पहनती हैं महिलाएं? गहने पहनती हैं, या फिर पुरुष वो भी गहने पहनते हैं, चाहे अंगूठी हो, चैन हो, या फिर आजकल एक कान में छल्ले भी पहनते हैं, जैसे कि काफी व्यक्ति पहनते हैं, आपने देखा भी होगा। तो कविता की शोभा बढ़ाने के लिए या फिर व्यक्तियों की शोभा बढ़ाने के लिए हम क्या ग्रहण करते हैं? आभूषण। तो उसी प्रकार से कविता की शोभा जो बढ़ाता है उसको क्या कहा जाता है? अलंकार। इसलिए इसको आभूषण या फिर गहना भी कह दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अब तक आपने दो भेद पढ़े होंगे, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। उसके साथ साथ में एक आपका उभय अलंकार भी होता है। वो क्या होता है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। छोटा सा एक अलंकार है, अगर क्वेश्चन पुटअप भी होगा ना आपका, तो वहां पर देखते या पहचान लोगे कि कौन सा अलंकार है। ओके, चलिए पहले बात कर लेते हैं हम शब्द अलंकार की। आखिर ये होता क्या है? देखो जहां कविता में शब्द के माध्यम से चमत्कार हो, किस चीज के माध्यम से? शब्द के माध्यम से चमत्कार होता है, तब उसको क्या कहा जाता है? शब्द अलंकार कहा जाता है। या फिर किसी कविता में अर्थ के माध्यम से चमत्कार हो तो क्या कहा जाएगा? अर्थालंकार कहा जाएगा। और वहीं पर भी जहां पर आपके कविता में अर्थ और शब्द यानी कि शब्द जमा अर्थ दोनों से चमत्कार हो, दोनों के माध्यम से आप में उसमें विभक्ति देखने को मिले, चमत्कार देखने को मिले, तो वो क्या कहलाता है? आपका उभय अलंकार कहता है। ओके, तो तीनों के तीनों शाब्दिक अर्थ आपको पता चल गए। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि हम कैसे इसको ट्रिक से पढ़ेंगे। तो शब्द अलंकार के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो हम ये 5 पढ़ेंगे जो कि आपने सुने भी होंगे। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। इन 5 अलंकार के पढ़ेंगे। और ज्यादातर आपको जो ध्यान देना है वो शुरू के 3 वाले पे देना है, जो कि आपका अनुप्रास, यमक और श्लेष, क्योंकि इन तीनों से क्वेश्चंस आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी दोनों पे भी ध्यान देना है, लेकिन उन 3 के ऊपर ज्यादा देना है। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं हम अनुप्रास अलंकार की। तो देखो अनुप्रास का मतलब होता क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो अनु और एक प्रास। अब ये दोनों का मतलब क्या है? तो देखो अनु का मतलब होता है आपकी नकल और प्रास का मतलब होता है आपका वर्ण। तो इन दोनों चीज से मिलकर आपका अनुप्रास अलंकार बना है। मतलब जहां वाक्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति, क्या बोल रखा? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, जैसे कि आपने बोल रखा है रघुपति राघव राजा राम। तो यहां पर देखिए किस चीज की आवृत्ति बार बार हो रही है? वो हो रही है रा 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 और रा। देख रहे हो सब में आपका रा रा आ रखा है। यानी कि हर शब्द में किसी एक शब्द का, यानी कि एक पूरे के पूरे वाक्य में किसी एक शब्द का बार बार आपका रिपीटेशन हो, चाहे वो रा हो, का हो, खा हो, तो वो किस में आएगा? आपका अनुप्रास अलंकार में आएगा। इसकी ये ट्रिक है, आपको कुछ समझने की, कुछ शाब्दिक अर्थ याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अनुप्रास अलंकार में किसी एक शब्द की बार बार आपका रिपीटेशन आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर देखिए चरु चंद की चंचल किरणें। अब देखिए चा 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 हमेशा अब रिपीट हो रहा है, चरु चंद की चंचल किरणें। तो कोई सा भी शब्द हो ऐसा आपका बार बार जब रिपीट होता है उसको क्या कहा जाता है? अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका यमक अलंकार। अब ये यमक का मतलब क्या होता है? तो यमक का मतलब होता है आपका युग्म या फिर जोड़ा, यानी कि जुड़ा हुआ, जिसको शाब्दिक अर्थ में आप बोल सकते हो जहां काव्य में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु अर्थ क्या हो उनका अलग अलग हो, तो क्या कहलाता है? आपका यमक अलंकार कहलाता है। तो आपके शब्द में कभी भी आपके 2 ऐसे हो या फिर 2 से अधिक शब्द ऐसे हो जो आपके एक वाक्य में बार बार रिपीट हो रहे हो, लेकिन दोनों का अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो उसको क्या कहेंगे? यमक अलंकार कहेंगे। जैसे कि पहला सजना है मुझे सजना के लिए। आप देखो यहाँ पर सजना सजना 2 बार आ रहा है, लेकिन एक सजना का मतलब होता है आपका सिंगार, कि सजना है, सजना किस लिए? सिंगार से सजना है। लेकिन किसके लिए? मुझे सजना के लिए। मुझे सजना मतलब मेरे प्रियतम, यानी कि उनके जो भी हस्बैंड है, जो भी हैं आपके, वो उनके लिए सजना है। तो सजना है मुझे सजना के लिए। एक ही सजना सजना रिपीट हो रहा है, लेकिन एक सजना का मतलब है आपका श्रृंगार से और दूसरा आपका प्रियतम से। अब यहाँ पर देखो श्रृंगार मैंने कैसे लिख रखा है, ध्यान रखिएगा। कई बार आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है कि श्रृंगार का शुद्ध रूप क्या है। ओके,
दूसरा आपका देखिए काली घटा का घमंड घटा, बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, काफी बार रिपीट होता रहता है ये। तो देखिए काली घमंड का घमंड घटा, इसका घटा घटा दो बार आ रहा है, तो एक घटा का मतलब है आपका बादल और दूसरे घटा का मतलब क्या है आपका कम होना, कि उसकी घटा क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उसका मतलब देखो दोनों का मतलब अलग अलग है। या फिर 3 बेर खाती है 3 बार खाती है, तो वो देखो एक बेर का मतलब होता है, यानी कि जो आपने देखा होगा, आपने खाए होंगे उसको, जो कि बेर के रूप में होते हैं, या फिर आपने रामायण देखी होगी तो उसमें भी उसका जिक्र किया गया है। तो एक बेर का मतलब होता है समय से रिलेटेड कि कितनी बार खा रही है, और दूसरे बेर का मतलब है उसका वो फल से रिलेटेड। ओके, तो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, तो दोनों का शब्द का आपको देखो रिपीट हो रहा है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो इसकी ट्रिक यही है आपकी कि जब भी आपको एक वाक्य के अंदर एक शब्द रिपीट मिल जाए, 2 या फिर 2 से अधिक बार मिल जाए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका यमक अलंकार कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट है आपका सबसे ज्यादा श्लेष अलंकार। अब श्लेष का मतलब क्या होता है, तो चिपका हुआ होता है। ओके, शाब्दिक अर्थ की बात करी जाए तो जहां कविता में एक शब्द में अनेक अर्थ जुड़े हो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। मतलब एक ही शब्द आपका क्या हो तो एक शब्द के रूप में, लेकिन उसके मीनिंग क्या हो, काफी अलग अलग हो। ओके, उसको क्या कहा जाएगा, श्लेष अलंकार कहा जाएगा। जैसे कि मंगन को देख पट देत बार बार, मतलब जो मांगने वाले होते हैं उसको देखकर आपने क्या कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया। तो यहाँ पट का मतलब होता है वस्त्र और दरवाजा। ओके, तो मांगने वाले को देखकर आपने क्या कर लिया, वस्त्र के देने के डर के मारे आपने दरवाजा को बंद कर लिया। तो यहाँ पट देखो एक ही है, लेकिन अर्थ क्या उसके दो हैं, वस्त्र और दरवाजा। वैसे ही नेक्स्ट आपका हे प्रभु हमें दो जीवन दान। अभी जीवन का अर्थ दो होता है, एक तो पानी और एक उम्र। क्यों, क्योंकि देखो हे प्रभु हमें जीवन दान दो या फिर हमें दो जीवन दान, इसका तात्पर्य जीवन से यही है। एक तो आपको पता चल जाएगा उम्र उनको चाहिए, लेकिन जब आप इस या कोई ऐसा व्यक्ति स्थिति में है जो ऐसे बोल रहा है, मतलब वो वहां पर क्या है, ऐसी स्थिति में किसी चीज के लिए वो तड़प रहा है, चाहे वो प्यासा पानी के लिए हो, भूखा भूख के लिए हो, तो वहां पर आपको वो दो चीज मांग रहा है, एक तो जो जिस चीज के लिए वो तड़प रहा है और साथ ही साथ में अपने जीवन के लिए भी। ओके, तो जीवन का अर्थ यहाँ पर आ गया एक तो पानी और एक उम्र। यहां पर देख सकते हो एक वाक्य के अर्थ क्या निकल रहे हैं, दो निकल रहे हैं। यही आपकी ट्रिक है। अब लेकिन यही बच्चे समझेंगे कि सर हमें हिंदी की इतनी जानकारी तो है नहीं कि हम अर्थ के दो मतलब निकाल सकें, तो आपको अर्थ के दो मतलब कोई निकालने की जरूरत नहीं है। आप अनुप्रास और दूसरे वाला यमक अलंकार, उन दोनों की ट्रिक मैंने आपको बताई है। पहले आप किसी भी क्वेश्चन में उन दोनों ट्रिक को लगा के देखिएगा, अगर वो वहां फिट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं फिट होते तो श्लेष अलंकार है। ओके, श्लेष अलंकार सबसे ज्यादा मुश्किल है, इसको पहचानना काफी कंफ्यूजन है इसमें। तो इसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपकी यही है कि अनुप्रास में शब्द बार बार रिपीट होते हैं और यमक में आपके एक शब्द बार बार रिपीट होता है जिसका मतलब भी अलग अलग होता है। यहां पर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आ रही है, तो आप जब भी ट्रिक लगाओगे तो उसमें या तो अनुप्रास और उसमें आपका यमक हो तो ठीक है, ना हो तो श्लेष पर टिक मार के आगे बढ़िएगा। ओके, इसकी टिक ये है। सबसे कठिन आपका अलंकार में जो कि आपका शब्द अलंकार है यही होता है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, या इसको पुनरुक्ति अलंकार भी कहा जाता है। होता क्या है, तो शाब्दिक अर्थ में जहां काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ एक ही हो वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो एक शब्द क्या है आपका, दो या दो से अधिक बार आ रहा है लेकिन अर्थ क्या है उसका एक ही है, सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आपने गाने सुने होंगे बहुत सारे, तो वहाँ कभी कभी का मतलब क्या होता है कि कभी कभी, रोजाना नहीं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। या फिर आपका मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अब यहाँ दीपक जल का मतलब जो दिया होता है उसको धीरे धीरे जलने की बात करी जा रही है, मधुर मधुर करी जा रही है। ओके, तो मधुर मधुर का मतलब यहाँ क्या है, धीरे धीरे। वैसे ही आपका एक आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी, कभी आपने पढ़ी होंगी काफी अपनी हिंदी पुस्तकों में कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। आपने सभी ने कविता पढ़ी होगी यहाँ पर। अब ये करत करत का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो करत करत का मतलब है बार बार अभ्यास करने से। ओके, तो दोनों शब्द क्या हो रहे हैं आपके, दो या दो से शब्द रिपीट हो रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ क्या है आपका, सेम ही है। ओके,
ऐसी सिचुएशन आए आपके यहाँ पर तो वो क्या कहलाएगा, आपका पुनरुक्ति अलंकार कहलाएगा। या फिर आपका एक मशहूर गाना हिमेश रेशमिया का शायद नाम यही है, जो कि आपने गाया सुना भी होगा, या पता नहीं उनका गाना है या नहीं है, जो कि आपने सुना होगा, एक बार आजा 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 आजा। वो आजा आजा कितनी बार है तो देख सकते हो कितनी बार है, लेकिन उसका मतलब यही है कि एक बार आजा। तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है आपका वक्रोक्ति अलंकार। अब ये वक्रोक्ति अलंकार का मतलब क्या होता है, देखिए वक्रोक्ति जो है वो दो चीज से बनी है, एक वक्र प्लस उक्ति से मिलकर। तो वक्र का मतलब होता है आपका टेढ़ा और उक्ति का मतलब होता है आपका कथन। तो इन दोनों चीज के मिलकर आपको ऐसी बात कराई जाएगी जो बोल तो वो सही रहे लेकिन आप उसका मतलब टेढ़ा निकाल रहे हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार। तो शाब्दिक अर्थ की बात करी जाए तो जहां कविता में वक्ता द्वारा बोले जाने वाला कथन जानबूझकर अन्य अर्थ निकाल ले, वह वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो सामने वाला आपको बता रहा कुछ है, आप उसको समझ भी रहे हो लेकिन जानबूझकर आप उसका अर्थ क्या निकाल रहे हो, टेढ़ा निकाल रहे हो। मतलब कई बार आपने सुना होगा एक कविता कि टांग खींचना, तो वो टांग खींचने वाली का बात यहाँ पर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने राधा किशन की काफ़ी सारी कहानियाँ पुस्तकें पढ़ी होंगी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा किशन जी राधा जी से काफ़ी दिनों बाद मिलने आते हैं, तो किशन जी बोलते हैं, वहाँ पर क्या बोलते हैं कि वहाँ पर गेट खटखटाया, तो गेट खटखटाने के बाद राधा जी बोलती हैं कौन, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कौन तुम, तो वहाँ से किशन जी आवाज़ मारते हैं घनश्याम हम। तो यानी कि उन्होंने अपना नाम क्या बताया, घनश्याम, जो कि अलग अलग नाम से भी आपको पता है, घनश्याम, कृष्णा, कान्हा, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने राधा जी ने पूछा कौन तुम, तो उधर से आवाज़ आई कृष्ण जी की कि घनश्याम हम। तो राधा जी ने, घनश्याम का मतलब देखो, एक तो नाम होता है व्यक्ति का यानी कि कृष्ण जी का, और दूसरा घनश्याम का मतलब होता है बादल। तो वहाँ पर राधा जी ने जानबूझकर उन्होंने टांग खींचनी शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा यहाँ का क्या काम, जाओ कहीं जाकर बरसो। क्यों, क्योंकि घनश्याम का मतलब क्या होता है, बादल होता है। राधा जी ने वहाँ टांग खींच ली। वहीं पर ही दोबारा किशन जी ने ट्राई करा, तो किशन जी ने बोला, दोबारा दरवाजा खटखटाया, तो राधा जी ने बोला कौन द्वार पर, तो किशन जी बोले राधा मैं हरि। अब हरि का मतलब देखो, एक तो नाम हो गया और दूसरा नाम हो गया आपका हरि का मतलब वानर यानी कि बंदर। तो फिर दोबारा राधा जी ने वहाँ क्या करी, टांग खींची। राधा जी ने कहा तो तुम्हारा यहाँ क्या काम, जाओ किसी पेड़ पर चढ़ो, वहाँ उछल कूद मचाओ। तो यहाँ पर ये है कि आपको बताया तो जा रहा है वो सही अर्थ है, लेकिन आप जबरदस्ती उसका क्या कर रहे हो, अर्थ टेढ़ा निकाल रहे हो। ओके, उसी को क्या कहा जाता है, वक्रोक्ति अलंकार कहा जाता है। ओके, दूसरा पार्ट जो कि है अर्थ अलंकार के बारे में, सेकंड और तीसरा आपका उभय अलंकार के बारे में। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं हम अर्थ अलंकार की। अगर आपसे बात करी जाए अर्थ अलंकार के, तो देखिए वैसे प्रकार तो आपके इसके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें वो सारे के सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके जो 6 प्रकार के, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं, वो आपके लिए 6 इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। जैसे कि पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा मानवीकरण अलंकार, पांचवा अतिशोक्ति और छठा संदेह अलंकार। ये 6 अलंकार हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चंस बार बार पूछे रहते जाते हैं। और इन 6 में से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो शुरू के 3 हैं, बाकी पर भी आपको ध्यान देना है, लेकिन शुरू के 3 उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इन तीनों पर ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, तो चलिए सीरियल वाइज सबों को पढ़ाता हूँ मैं आपको। पहले बात कर लेते हम उपमा अलंकार की। तो उपमा अलंकार की शाब्दिक अर्थ की बात करी जाए तो जहां गुण की समानता के कारण 2 वस्तुओं में समानता दर्शाई जाए, वह उपमा अलंकार कहलाता है। मतलब जब गुणों के द्वारा जो समानता दिखाई जाए, 2 वस्तुओं के बीच में समान दिखाया जाए, दोनों को बराबर इक्वलिटी में बांटा जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, उपमा अलंकार कहा जाता है। ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, जो कि हमें जल्दी से याद भी नहीं रहता, क्योंकि हम बच्चे हैं। हम कैसे तैयारी करें, तो हम करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है, तो जब भी आपको किसी भी वाक्य में ये 6 शब्द देखने को मिल जाएं, जैसे कि सा, से, सी, समान, सरिस और सम, ये 6 प्रकार के शब्द देखने को मिल जाए वाक्य में, तो ध्यान रखिएगा सा, से, सी, समान, सरिस और सम, ये 6 प्रकार के आपको वर्ण देखने को मिले, ये शब्द देखने को मिले, तो समझ लीजिएगा वो क्या होगा, आपका उपमा अलंकार होगा।
जैसे कि मैं आपको शाब्दिक शब्द में यानी कि उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे कि पहला एग्जाम्पल क्या बोल रखा है, देखिए, मुख चांद सा सुंदर है। अब देखो मुख कैसा सुंदर है, चांद सा आ रहा है बीच में आपका यहाँ पर। तो देखो मैंने आपको बोला सा से सी समान सरिस सम, ये जहाँ पर देखने को मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका उपमा अलंकार कहलाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको देखने को मिल जाए सा से सी समान सरिस तो वो आपका कहलाता है उपमा अलंकार। अब यहाँ पर उपमा अलंकार हो तो उसमें आपके कई क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं उपमेय और उपमान के बारे में। वो क्या होता है, तो देखो यहाँ पर दो शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा आपको, मुख और चांद। तो देखो मुख और चांद की बात करी जा रही है तो मुख जो होगा वो आपका उपमेय हो गया और जो चांद हो गया वो हो गया आपका उपमान। और आखिर होता क्या है, तो देखिए जब भी किसी की चीज की तुलना करी जा रही हो, जिस चीज की तुलना करी जाती है वो क्या कहलाता है आपका, उपमेय कहलाता है। अब यहाँ पर तुलना किसकी करी जा रही है, मुख की करी जा रही है, उनकी चेहरे की जा रही है कि चेहरा कैसा है, चांद जैसा सुंदर है। तो जिसकी तुलना कर रहे हो वो आपका उपमेय कहलाता है और जिसके साथ तुलना कर रहे हैं वो आपका उपमान कहलाता है। ओके, तो चांद क्या हो गया आपका, वो चांद जैसा सुंदर है, तो मुख की तुलना कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं, चांद के साथ। तो जिसके साथ तुलना करें उसको उपमान कहते हैं और जिसकी तुलना करें उसको उपमेय कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उपमा किसे किया जाता है या उपमान किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, जिससे तुलना करते हैं वो आपका उपमान कहलाता है और जिसकी तुलना करते हैं वो आपकी उपमा कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका पीपल पत सरिस मन डोला। अब देखो यहाँ पर पीपल पत यानी कि जैसे पीपल का पत्ता जो अपने हवा के साथ डोलता रहता है, वैसे ही हमारा मन है वो भी ऐसे इधर उधर भटकता रहता है। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी देर में उधर भटक जाएगा, थोड़ी देर में उधर भटक जाएगा। तो कैसा भटक रहा हो, सरिस। तो देखो यहाँ पर भी आपका क्या आ रहा है, सरिस आ रहा है। या फिर नेक्स्ट है आपका हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेर। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या हो रखा है, सा से सी आ रहा है। तो सी आए, सरिस आए, सा आए, तो वो देखकर आप समझ जाइएगा कि इस शब्द में आपका कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ओके, नेक्स्ट है आपका रूपक अलंकार। अब ये रूपक अलंकार क्या होता है, जैसे कि शाब्दिक अर्थ में जहां कविता में उपमेय और उपमान का भेद मिटा दिया जाए। अब ये उपमेय और उपमान क्या होता है मैंने अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा। तो उपमान और उपमेय यानी कि जिसकी तुलना करी जा रही हो और जिससे तुलना करी जा रही हो, दोनों के बीच में जब भेद मिटा दिया जाता है अर्थात दोनों को एक कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका रूपक अलंकार कहलाता है। अब इसको पहचाने कैसे कि रूपक कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा आपके रूपक अलंकार में योजक चिन्ह मिलेगा। आपको ये छोटी सी लाइन देखने को मिल रही है, हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कई बच्चे कहते हैं कि सर ये लाइन तो अधिकतर आपके बाकी अलंकारों में भी मिलता है। बिल्कुल सही बात है, ये आपका बाकी अलंकारों में भी देखने को मिलता है, लेकिन बाकी अलंकारों में जब भी आपको ये लाइन देखने को मिलेगी तो आप समझ जाइएगा कि रूपक अलंकार ये हो सकता है। अब रूपक के अलावा आपको उसमें चेक करना है, अगर रूपक के अलावा कोई और आ जाता है उसमें तब वो लगाएंगे, नहीं तो आपका 101% रूपक अलंकार में आपका योजक चिन्ह है, उसको ही ध्यान रखिएगा। ओके, और यहाँ पर जो उपमा और उपमान होता है उन दोनों के बीच में भेद जो होता है, पहले भेद किया जा रहा था, चांद मुख कैसा था, चांद के जैसा था। ओके, चांद जैसा सुंदर था, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, भेद को मिटाकर एक कर दिया जाता है। ट्रिक दोनों को चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जैसे कि पहला माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब क्या है, मैं उनकी अपनी माँ से बात कर रहा है कि मैं जो खिलौना लूँगा वो चंद्र खिलौना ही लूँगा, मतलब चांद वाला ही खिलौना लूँगा। तो यहाँ पर देखो चंद्र क्या कहलाएगा, आपका उपमान कहलाएगा और खिलौना क्या है, उपमेय कहलाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जिसके साथ तुलना करी जाती है वो क्या होता है आपका, वो उपमेय कहलाता है और जिसकी तुलना करी जाती है जिसके साथ वो क्या करा जाता है, आपका उपमान कहलाता है। ओके, जैसे कि मुख था, मुख की तुलना की जा रही थी वो क्या कहलाया, आपका उपमेय कहलाया, और चांद के साथ तुलना की जा रही थी तो चांद क्या कहलाया था, उपमान कहलाया था। तो यहाँ पर भी चांद यानी कि चंद्र जैसा खिलौना ले रहा है वो, और खिलौना कैसा होना चाहिए, चंद्र के साथ। खिलौने की तुलना करी जा रही है चांद के साथ, तो क्या होगा आपका, चांद तो उपमान हो गया और उपमेय हो गया आपका खिलौना। अब वो यहाँ पर कह रहा है बच्चा कि मेरे को चांद वाला ही खिलौना चाहिए, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, अंतर समाप्त कर दिया गया, योजक चिन्ह से जोड़ दिया गया। तो वहाँ पर योजक चिन्ह आपका तो है ही, और उसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखिएगा उपमान और उपमेय के बीच में वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, दोनों के बीच में अंतर को समाप्त कर दिया जाता है।
वैसे ही चरण कमल बंधोई हरि राई। अब यहाँ पर देखो चरण कमल, चरण कैसे कर दिया, कमल की बात कर दी गई है। तो उपमेय और उपमान के दोनों के बीच में क्या करा जा रहा है, योजक चिन्ह है, और दोनों का यहाँ पर क्या कर दिया गया, अंतर को समाप्त कर दिया गया, भेद को समाप्त कर दिया गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा आपको, एक तो योजक चिन्ह, तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, योजक चिन्ह आएगा। योजक चिन्ह हमेशा अधिकतर जो आपका आता है 99% वो रूपक अलंकार में ही आता है। ओके, नेक्स्ट अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार शाब्दिक अर्थ की बात करी जाए तो जहां काव्य में या फिर किसी भी लाइन में जहां काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहाँ पर क्या करी जा रही है, पहले भेद हटा दिया गया था, अब इसमें उपमेय में ही आपको उपमान की संभावना की जाएगी, उसके बीच में आपको गेस करना होगा, उसको क्या कहा जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाएगा। शाब्दिक अर्थ छोड़ो, ट्रिक को ध्यान रखो। ट्रिक में जैसे मैं आपका पहला आपको बताया था उपमा में क्या कहलाता था, सा से सी सरस मिलता था आपको, वैसे ही अब आपको उत्प्रेक्षा में क्या मिलेगा, मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु, ये 6 शब्द देखने को मिलेंगे आपको। ये 6 वो आपको जहां पर भी सेंटेंसेस देखने को मिले समझ जाइएगा वो क्या है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन कौन से, मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु। ओके, ये 6 वाक्य ध्यान रखिएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला, मुख मानो चंद्र है। अब यहाँ पर क्या है देखिए कि मुख जो है वो कैसा लग रहा है, मानो कि चांद जैसा है, तो मानो आ गया यहाँ पर, तो क्या कहलाया, उत्प्रेक्षा अलंकार। वहीं पर ही उस काल मरे क्रोध के तन कांपने लगे, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पर क्या कर रखा है कि उस काल मरे क्रोध के तन कांपने लगे, अब मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। तो यहाँ पर मानो देख लो, शब्द में कहीं ना कहीं आपको पूरे के पूरे वाक्य में मानो को देखने को मिलेगा। जहां पर आपको ये मिल जाए मानो, समझ लीजिए क्या कहलाएगा, वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। इसके साथ साथ में कुछ आपके 1-2 वर्ड्स और होते हैं, जैसे कि जाने, जाऊं, जनहूं, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, वो भी देखने को मिले तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। कोई चीज़ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस ये 6 वाक्य आप ध्यान रखिएगा, ये 6 वर्ड ध्यान रखिएगा, जहां पर आपका आ जाए वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका मानवीकरण अलंकार। अब ये मानवीय अलंकार, जो मानवीकरण अलंकार है, देखने से पता लग जाता है, बहुत कम पूछा जाता है, एक तरीके से लगा लियो बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे कि जहाँ कविता में प्राकृतिक का चित्रण मानव जीवन के रूप में किया जाए वह मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब जैसे मानव की तरह, मानव जो प्राकृतिक होती है वो मानव जीवन के रूप में चित्रण करा जाए, उसकी बात करी जाए, उसकी संभावना करी जाए, वो क्या कहलाता है, आपका मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल ही ले लो, बहुत आपने सुना होगा, मेघ आए बनठन के सवर के। अब यहाँ पर देखो, मेघ क्या बनठन कर आ रहे हैं और सवर कर आ रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं कि मेकअप वेकअप कब करके आ रहे हैं, अच्छे से बाल वाल बना के आ रहे हैं, सेंट वेंट मार के आ रहे हैं, अच्छे से तैयार होके आ रहे हैं, क्योंकि उसको जो बोल रहा हूँ बनठन के। क्योंकि आप जब अधिकतर हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ये जब इस्तेमाल करते हैं काफ़ी जो सज धज के आता है, तो मेघ को कभी देखा आपने बनठन के या सवर के आता है, नहीं। तो यहाँ पर हमने किस चीज़ से आपका कन्वर्ट कर दिया, इसको मानवीकरण के साथ कन्वर्ट कर दिया, मानव जीवन के साथ आपका इसका तालमेल बिठा दिया। तो मेघ कैसे आ रहे हैं, बनठन के आ रहे हैं, सवर के आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, वहीं पर ही आए महंत बसंत। अब महंत का मतलब महकते हुए, मतलब जो बादल आ रहे हो कैसे आ रहे हैं, बसंत आ रहा, जो कैसा आ रहा हो, महकता हुआ आ रहा है। क्यों, क्योंकि उसने अपने शरीर में सेंट लगा लिया, महकने लग गया हो। ओके, तो जब भी आपकी बात मानव जीवन के साथ जोड़कर किया जाए प्राकृतिक को, वो क्या कहलाता है, आपका मानवीकरण अलंकार कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका अतिशोक्ति अलंकार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और पहचानना भी इसको बहुत सिंपल है। जैसे कि जहां कविता में किसी कथन का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वह अतिशोक्ति अलंकार होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हम बचपन में काफ़ी चीज़ें आप बढ़ा चढ़ाकर अपने दोस्तों के सामने इंप्रेशन बनाने के लिए हम बढ़ा चढ़ाकर बहुत बोल देते थे। चाहे फॉर एग्जांपल कि गर्मियों की छुट्टी में बच्चे बताने लग जाते थे कि मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, तो कई बच्चे बोलने लग जाते हैं मैं तो आज घूमने के लिए बाहर गया था, वहाँ से आया। भले वो अपने गली में घूम रहा हो, लेकिन वो अपने इंप्रेशन दोस्तों के सामने बताने के लिए क्या बोल देता है, बढ़ा चढ़ाकर बात बोलता है। तो जहाँ पर बढ़ा चढ़ा के बात बोली जाए वो क्या कहलाता है, आपका अतिशोक्ति अलंकार कहलाता है।
जैसे कि पहला ही बहुत आपने एग्जाम्पल सुना होगा, दोहा है ये आपका कि हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो आपने देखा कि हनुमान जी की जो पूछ थी उसमें आग लगा दी गई थी, हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया था, लेकिन उनके पूछ के बाल एक भी नहीं जला था। और ऐसा वैसे आप लगता है आपको किसी के यहाँ पर आप आग लगाओगे किसी के बालों में या कहीं पर, वो हर चीज़ को जला दे लेकिन उसकी बालों को कुछ ना हो, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ तो उनको भी डैमेज होगा ही। लेकिन ये बात कही गई है और हमारी पुश्तैनी इतिहास से आती आ रही है, तो इसके ऊपर हम नहीं बात करेंगे, हम इसको ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर क्या बात करी गई है कि पूरी की पूरी लंका जला दी थी उन्होंने, लेकिन उनके पूछ में कुछ भी नहीं हुआ था। तो बढ़ा चढ़ाकर बात करी गई है। या वहीं पर ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने बहुत सुना होगा कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। मतलब कि आगे थी नदी जो थी वो काफ़ी बड़ी नदी थी, घोड़ा वो राणा जी सोच रहे थे कि राणा जी ये घोड़ा लेकर हम उस पार कैसे जाएंगे। जब तक राणा ये सोच ही रहे थे कि हमें वो घोड़ा लेकर नदी के उस पार कैसे जाएं, जब तक चेतक ने एक लंबी सी छलांग मारकर नदी को पार कर दिया। घोड़ा है मानते हैं छलांग मार सकता है, लेकिन इतनी भी लंबी छलांग नहीं मार पाएगा कि वो नदी अपार जो हो उसको पार कर ले। लेकिन यहाँ पर भी बात क्या करी गई है, बढ़ा चढ़ाकर बात करी गई है। तो जब भी आपकी बात बढ़ा चढ़ाकर करी जाए वो किस में आता है, आपका अतिशोक्ति अलंकार में आता है। और ये जो आपका ये दोहा है कि राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार, पूछा जा चुका है ये पेपर में। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है आपका, वो है आपका संदेह अलंकार। अब यहाँ पर इसको पहचानना बहुत सिंपल है, जहाँ कविता में संदेह की स्थिति बन ही रहे वहाँ संदेह अलंकार होता है। मतलब जब भी आपका संदेह हो किसी चीज़ में, किसी उसमें, तो आपका क्या कहला देगा, वो संदेह अलंकार कहलाएगा। जैसे कि आपका जो पहचान है इसको पहचानने का ट्रिक है, आपको आपका जो काव्य मिलेगा उसमें या से कोरिलेट कर रखा होगा। जैसे कि पहला, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, नारी ही की साड़ी है या साड़ी ही की नारी है। तो यहाँ पर कौन साड़ी है कौन नारी है किसके बीच है कुछ समझ में नहीं आ रहा, उलझा दिया है। तो वहीं से पता लग जाता है कि संदेह अलंकार है। और साथ ही साथ में योजक चिन्ह यानी कि आपका जो चिन्ह होता है या करने का, वो यहाँ से भी ये कोरिलेट कर रखा है। तो देखते ही पहचान लीजिएगा, संदेह अलंकार को पहचानने की ये ट्रिक है। और उसी के साथ साथ में मुख है या चांद है। अब ये मुख है कि चांद है कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहाँ पर भी क्या है, संदेह हो रहा है कि मुख है या आपका चांद है। यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट हो गया, मुख्य हो गया है, ये मुख होना चाहिए, मतलब चेहरा। ओके, तो मुख है या फिर चांद है, तो यहाँ से या से कोरिलेट कर रखा है। और संदेह भी है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि मुख है कि चांद है। ओके, संदेह भी है और या से भी कोरिलेट कर रखा है, देखते ही पहचान लेना चाहिए कि हमें क्या है, ये संदेह अलंकार। ओके, तो ये थे आपके अर्थ अलंकार के 6 इंपॉर्टेंट अलंकार। चलिए अब लास्ट अपनी बात करते हैं उभय अलंकार की। नेक्स्ट है आपका उभय अलंकार। अभी उभय अलंकार लास्ट है आपका, और जो कि मैंने आपको बोला था जहाँ शब्द जमा अर्थ दोनों से चमत्कार हो वो क्या कहलाता है आपका, वो उभय अलंकार कहलाता है। जैसे कि शब्द अलंकार में शब्द से चमत्कार हो रहे थे, वो आपका अर्थ अलंकार में अर्थ से चमत्कार होते। यहाँ पर उभय अलंकार में आपको शब्द जमा अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार होता है, और दोनों के माध्यम से चमत्कार हो तो क्या कहलाएगा, उभय अलंकार कहलाएगा। मतलब आपको एक ही काव्य में 2 से ज़्यादा, ध्यान रखिएगा 2 से ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेंगे, 2 या 2 से ज्यादा आपको अलंकार देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला, चांद बना दूल्हा सा निकला। अब यहाँ पर देखो क्या बन रखा है, चांद बना दूल्हा सा निकला। अब यहाँ पर दूल्हा सा से सी समान सरिस किस में आता है, उपमा में आता है। और दूल्हा सा में देखो बीच में आपका योजक चिन्ह है, वो किस में इस्तेमाल किया जाता है, वो रूपक में करा जाता है। तो यहीं से देख के पता लगा सकते हो कि 2 अलंकार आपके इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तारों की बारात में आ जाओ परदेसी बालम आधी आधी रात में। तो वहां पर क्या करा जा रहा है, वो पूछो अपने बालम की बात करी जा रही है, जो कि क्या बोला जा रहा है, आधी आधी रात में आने की बात करी जा रही है। ओके, और आधी आधी रात में आपका कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये आपका अनिरुक्त, ध्यान रखिएगा अनुरुक्त अलंकार भी आपका उसमें भी उपयोग में किया जाता है। तो ये देख सकते हो आप, एक ही अलंकार में 2 से ज्यादा अलंकार, 2 या 2 से ज्यादा अलंकार का उपयोग किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो उभय अलंकार कहलाता है। ध्यान रखिएगा बस यही कि 2 से ज्यादा अलंकार या 2 का अलंकारों का एक ही में इस्तेमाल किया जा रहा हो तो वो उभय अलंकार में आता है। बहुत कम पूछा जाता है, अब तक आपका ज्यादातर ये पूछा नहीं गया, बस ऐसे नॉलेज के लिए पढ़ा रहा था मैं आपको, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। ओके,
तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट शब्द अलंकार और आपका अर्थालंकार और आपके उभय अलंकार। अलंकार हमारा पूरा समाप्त हो गया है।